नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में है सुरेंद्र महरिया, जिन्होंने रीट L1 अध्यापक परीक्षा में 133 अंक अर्जित करके अपने गांव का नाम गौरवान्वित किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ताल छापर अभयारण्य का नाम ज़रूर सुना होगा। जीके में आप पढ़ते होंगे, जो कि काले हिरण के लिए जाना जाता है। उसके पास में ही एक छोटा सा गाँव है सूरवास, वहाँ के निवासी है सुरेंद्र महरिया, और इन्होंने पहले ही प्रयास में ये सफलता अर्जित की है। और ये इनका सौभाग्य और रहा है कि अच्छे अंकों की वजह से इनको नज़दीकी पोस्टिंग मिल गई है अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर। और एक और इनका जुड़ाव मेरे से रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के दौरान आज से करीब 3 साल पहले ये हमारे कोचिंग के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब स्टूडियो में और चैनल पर। धन्यवाद सर। और इस उपलक्ष्य में मुँह मीठा के रूप में हम आपको चॉकलेट के साथ बधाई देना चाहेंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुरेंद्र ने किस प्रकार से ये तैयारी की एक छोटे से गांव से, और इनके प्रारंभिक एजुकेशन तो ढाणी से हुई है। तो इन्होंने क्या रणनीति रही, और हालांकि रीट की चीट से बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित भी हुए। L2 तो रद्द ही हो गई, बहुत सारे विद्यार्थियों के इसमें सिलेक्शन होते, कईयों के हम इंटरव्यूज़ करवाते, मगर L1 सौभाग्यशाली रही। और उसमें इनकी जो मेहनत थी, 133 अंक लाना और जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होना पहले ही प्रयास में, और सीमित साधनों के साथ में, तो निश्चित रूप से जो है एक सफलता वाली और गौरव वाली बात है। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले संक्षेप में आप अपना परिचय दीजिए। प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी, स्कूलिंग के परसेंटेज वगैरह लेवल कैसा रहा है, बताइए ज़रा। सर, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से ही, यानी हम ढाणियों में, मेरा बचपन ढाणियों में गुजरा, तो वहीं से प्राइमरी स्कूल से मैंने प्राथमिक शिक्षा ली। और उसके बाद में सर पास ही के गांव गुलेरिया से मैंने 10th तक की जो है वो शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद 12th मैंने यहीं राजकीय जो विद्यालय है PCB, वहाँ से मैंने 12th की। और परसेंटेज की बात करूँ तो सर मेरे औसत परसेंटेज रहे हैं 10th में मेरे 67 और 12th में 68 परसेंटेज रहे हैं। और 12वीं करते ही फिर आपने BSTC में एडमिशन ले लिया? जी सर, 12वीं के बाद मैंने कॉलेज एडमिशन लिया, और उसी के साथ मैंने BSTC का फॉर्म अप्लाई किया, और उसमें तारानगर से चौधरी कॉलेज से मैंने BSTC किया। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था, 12वीं तक आपके साइंस रही जी सर, और उसके बाद में आपने आर्ट स्ट्रीम चुन ली। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपकी ज्वाइनिंग वाली फ़ोटो की आई थी मेरे पास में, आपने बताया था। तो आपकी क्या रणनीति रही, जैसे रीट की वैकेंसी आई तो किस हिसाब से आपने तैयारी शुरू की, लगभग कितना क्या टाइम लगा, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, भाषा क्या क्या थी आपके? सर BSTC के सेकेंड ईयर से मेरा ये मोटिव हो गया था कि मुझे अब टीचर वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। तो उसी के साथ मैंने सेकेंड ईयर से अपनी तैयारी शुरू कर दी। और पहले ही मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप कोचिंग करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप रेगुलरिटी के साथ इसे मेंटेन रखना। तो उसी के साथ सर मैंने कोचिंग तो नहीं ली, और खुद सेल्फ स्टडी के साथ सबसे ज़्यादा बुक्स को प्रेफर किया, और बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी। और बात करूँ सर, कोरोना में जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती गई, तो कई उतार चढ़ाव भी आए, कई बार डिमोटिवेट भी हुआ, कई बार हतोत्साहित भी हुआ। तो इससे क्या हुआ कि सर, लेकिन मैंने अपनी जो रेगुलरिटी उसको मेंटेन रखा, उसको नहीं खोया। और इसी प्रकार जो एग्ज़ाम डेट थी तब तक मैंने निरंतर। भाषा क्या क्या रही आपके? भाषा सर मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी रही, और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। तो हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर किया आपने? बुक्स के बारे में बात करूँ तो सर, भाषा की लैंग्वेज की जो बुक्स थी, हिंदी के लिए मैंने नवीन हिंदी व्याकरण करके, जो NCERT वाली है, हाँ, जो बुक्स चलती है RBC बोर्ड की चलती है सर, 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण, उस बुक्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। और साथ ही में मैंने, क्योंकि मैंने 2018 का पेपर देख के तैयारी की, कहीं अगर लेवल हार्ड भी आए तो कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैंने ओल्ड पेपर से भी थोड़ी रणनीति में फ़ायदा रहा। बिल्कुल सर। तो मैंने मनोज मिश्रा सर के भी जो बुक्स चलती है, बिल्कुल, तो सरल हिंदी व्याकरण नाम से आती है, हाँ, बहुत अच्छी किताब है। और संस्कृत के लिए सर मैंने राम कुमार जाट सर की जो संस्कृत हितोपदेशिका करके बुक चलती है, वो जयपुर में यूट्यूब चैनल बिल्कुल, के हैं वही, हाँ बिल्कुल, राम कुमार शास्त्री ऐसा कुछ, हाँ, तो उनकी बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ा। तो लैंग्वेज के लिए ये बुक्स रही। हम भी जैसे अपने चैनल पे बताते हैं विद्यार्थियों को कि जो
नवीन जो हिंदी व्याकरण वाली थी उसके हमने पूरा मटेरियल उसी में से तैयार करके दिया था। आरबीएससी के लिए मैटर तैयार करके दिया था। अब तो हालांकि हमने ज़्यादा फोकस रीट L2 पे किया था, वो दुर्भाग्य से रद्द हो गई। बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे कवर कर रहे थे। और जैसे आपके फिर उसमें बाकी जो विषय रहे साइकोलॉजी। हाँ, तो सर साइकोलॉजी के लिए मैंने सिकवाल की बुक्स पढ़ी और धीर सिंह धाबाई सर की जो अवनी पब्लिकेशन बुक चलती है उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और साथ ही मैंने ये सोचा कि आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स को पढूं, तो आपके चैनल से मैंने जो आपके जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक्स आपने बताई है अपने चैनल के माध्यम से, तो वो मैंने पूरा देखा। अपने YouTube चैनल पे कक्षा 11 और 12 की आरबीएससी की जो है वो मैंने करवा रखी थी रीड के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छी सरल भाषा में सर ने समझाया, बहुत अच्छा तैयार भी हुआ मेरे वो कंटेंट। धन्यवाद। और जैसे कई बार आपने कहा कि आप डीमोटिवेट हो जाते थे, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या आप रणनीति अपनाते थे या जैसे किस प्रकार से सोचते थे? बिल्कुल सर, तैयारी के दौरान चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी तैयारी करने वाला हो, तो उसके सामने ये डीमोटिवेट वाली स्थिति तो आती है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। तो उसमें क्या सर, जब मेरे सामने ऐसी स्थिति आती तो मैंने तो हमेशा अपने माता पिता को ध्यान में रखा, उनकी तस्वीर मेरे सामने रहती, क्योंकि मेरे पिताजी एक मजदूर वर्ग से यानी मजदूरी का कार्य करते हैं। घर से दूर रह के हम 4 भाई हैं सर, तो सभी को पढ़ाया लिखाया, और अब तक भी उनकी मेहनत वो जारी थी कि हमारे बच्चे वो सफल हों। तो उनकी मेहनत और उनका जो समर्पण का भाव था हमारे प्रति कि उनकी पढ़ाई हो, तो वो हमेशा मैंने अपने ध्यान में रखा, हमारे दिमाग में रखा, और उसी से मैंने प्रोत्साहित होकर, प्रेरित होकर मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। अभी एक जैसे जिला कलेक्टर हैं बहुत फेमस डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जो नागौर अभी जिला कलेक्टर थे, उससे पहले झालावाड़ थे, उससे पहले जालोर थे, शायद विद्यार्थी आप जानते होंगे। तो उनका भी मैंने एक बार प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा था जब उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनसे भी वही पूछा गया, उसमें एक लिमिट सवाल होते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मेरे सामने मेरे माता पिता का जो चेहरा आता है जिस पे कुछ झुर्रियाँ भी जो है वो आ जाती हैं, तो वो जो है एक स्थिति, तो हम कुछ अपनी परिस्थितियां हैं या ऐसे अगर उन माता पिता के सपनों को थोड़ा सोचते हैं तो अपने आप स्वाभाविक हम मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल आपने एक सटीक जो है वो रणनीति इसके लिए अपनाई। इसमें आपकी विज्ञान और गणित भी आई, बिल्कुल पर्यावरण और वो गणित, तो उसकी आपने किस प्रकार से तैयारी की? सर ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट लगता है, तो उसके लिए सर मैंने एक ओनली लक्ष्य की गाइड पढ़ी और उसी में सारा कंटेंट था, तो लक्ष्य की गाइड को मैंने अच्छे से रिवाइज। गणित भी उसी से कवर हो गई क्या? और गणित मैंने जो रामनिवास मथुरिया की L1 की स्पेशल बुक चलती है जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको मैंने अच्छे से बार बार रिवाइज किया, उन क्वेश्चनों को हल किया, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। प्रीवियस जैसे रीड 3-4 बार हो गई, उसके क्वेश्चन भी आपने देखे? बिल्कुल सर, उससे हाँ सर, तैयारी के दौरान एक तो सबसे पहले तो मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि शुरुआत में कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखा, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन को नहीं देखे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई। तो अब धीरे धीरे मुझे वो टाइम पीरियड मेरा जैसा तैयारी का चलता रहा, उसके बाद ही मुझे लास्ट में पता चला कि तैयारी किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए एक नए फ्रेशर साथी को। तो उसी के अकॉर्डिंग सर सबसे पहले तो सिलेबस हमारे बिंदुवार सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए। सेकंड थिंग कि हमें जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो हमारे साथ होंगे, हमारे पास होंगे, तो उससे हमारे एक समझ बनेगी कि किस प्रकार से तैयारी करूं जो हमें एग्ज़ाम में पास करा सके। क्योंकि अदरवाइज पढ़ने से तो अच्छा है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम इसलिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद सर एक जो प्रॉपर मटेरियल है, प्रॉपर बुक्स है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हम हमारे चैनल पर भी आपने शायद कभी देखा होगा, अक्सर हम इसी बात पे जोर देते हैं कि एक तो सिलेबस को देखो, सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, प्रिंट आउट उसका होना चाहिए, हालांकि गाइड में भी आ जाता है, तो उस पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। तो हमने क्या किया है कि सिलेबस जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वो सारा हिंदी में ट्रांसलेट करके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के इंग्लिश के जो वर्ड है वो थोड़े समझ में नहीं आते, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके डाउनलोड के लिए टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं हम, क्यों आजकल बहुत सारी सुविधा हो गई है। और एक अपना एप्लीकेशन है यस गुरु, उस पर भी हमने फ्री डाउनलोड के लिए दे रखा है, जैसे अर्थशास्त्र का, भूगोल का, सभी का हिंदी ट्रांसलेट करके दे रखा है, तो स्टूडेंट को एक लाभ मिल जाता है। एक ओल्ड पेपर की बात करें तो अपने संजय पाल सर है टीम में, तो उनके नेतृत्व में हमने अब तक आए हुए सारे पेपर फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, यहाँ तक कि पंजाबी, उर्दू, वो भी सारे उनको प्रिंट आउट निकाल के उनके आंसर लगा के और फ्री डाउनलोड के लिए स्टूडेंट्स को दे रखे हैं।
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेट एग्ज़ाम, ताकि उनसे एक उन रणनीति बना सकें। और उसके अलावा अभी हम ई बुक भी निकाल रहे हैं छोटी छोटी, बहुत ही कम प्राइस में, लागत मूल्य में, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, रीट में आए हुए शिक्षण विधियाँ, और अभी हमने रीट के सारे सामाजिक के, संस्कृत के, हिंदी के सब टॉपिक वाइज ऐसे तैयार करके और डाउनलोड के लिए दे रखे हैं। हम स्टूडेंट्स को सारी चीज़ डाउनलोड के लिए देते हैं अक्सर लगभग, ताकि उसको प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट भी करवा सकें। तो दो चीज़ें आप भी ध्यान रखें, सभी जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, कि सिलेबस पे पहली नज़र, उसके बाद में तैयारी शुरू करने के साथ ही ओल्ड पेपर से आप देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से। तो उससे क्या होता है कि अपने को जो है वो फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किस मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लेवल का है या नहीं है। और किताबें जैसे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी या कम किताबों को भी बार बार रिविज़न किया? सर शुरुआत में मैंने, अब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, तो मैंने काफ़ी किताबों का चयन किया, उनसे गुजरा, क्योंकि टाइम पीरियड भी काफ़ी हो गया था तैयारी का। तो इसी के दौरान मैंने लास्ट में मैंने खुद से एनालिसिस किया कि कौन सी बुक्स अच्छी है। तो लास्ट के दौरान मैंने उन्हीं बुक्स को, पर्याप्त बुक्स को बार बार रिविज़न किया, और सबको मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा किताबों को पढ़ते हैं तो फिर रिविज़न नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता। एक जैसे एवरेज अगर अपन टाइम पीरियड निकालें, जैसे कि आपकी रूटीन हम कह सकते हैं, एक लंबे समय क्या रही, एग्ज़ाम के टाइम क्या रही, कुछ अगर आपको बताना चाहो, शेयर करना चाहो कि आपका रूटीन क्या रहा पढ़ने का, कितने लगभग घंटे आप निकाल लेते थे? रूटीन की मैं बात करूं तो रूटीन में सर एक तो समय सारणी अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की। अब भी सर जैसे कोई दैनिक दिनचर्या में मेरा कोई काम रहता है तो मैं हमेशा टाइम टेबल के अनुसार करता हूँ। उसी प्रकार तैयारी के दौरान में मैंने टाइम टेबल से किया। जैसे मान लो साइको को ये इसके लिए L1 तो, जैसे भाषा फर्स्ट को इतना, भाषा सेकंड को इतना, इस प्रकार से, और 500 सब्जेक्ट साथ चलाए होंगे प्रतिदिन। मैंने ये दो तरीके से मैंने चेक भी किया था कि मेरा साथी था वो यानी कि डेली एक ही सब्जेक्ट लेके, एक या दो सब्जेक्ट लेके इस प्रकार से तैयारी करता, एक्सपेरिमेंट भी हो गया। बिल्कुल हाँ। तो मैं डेली के पूरे सब्जेक्ट लेके साथ चलता था। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला यार ऐसे तो जल्दी तैयारी हो रही है मेरी। तो मैंने सोचा तो मैं पीछे रह रहा हूँ फिर। तो मैंने भी वो भी प्रयोग करके देखा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने दो सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था। हाँ, उसमें फिर ये लगने लगता है कि उसको कब पढ़ेंगे, उसमें मुझे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर मैंने उसको उस तरीके को छोड़ा और पूरे सब्जेक्ट डेली साथ में लेकर चला। और सुबह 4 से, मॉर्निंग 4 से नाइट 10 बजे तक का मेरा ये शेड्यूल रहता था, दैनिक दिनचर्या का पूरा समय निकाल के। और बस अगर औसत अपन निकालें तो परीक्षा से काफ़ी पहले कितने घंटे रहे, परीक्षा के दौरान कितने घंटे रहे? दौरान पहले की बात करूँ सर, बस यही 7 से 8 घंटे पूरे समय निकाल के, यानी अच्छे से तैयारी हो जाती थी। और साथ में कोई काम धंधा जॉब वगैरह नहीं रखे होगे? और कोई तो पढ़ाई के लिए पूरा टाइम था। हाँ। और जो एग्ज़ाम टाइम था उस टाइम तो मैंने पूरा टाइम इसी को दिया, जितना पढ़ा जा सके उतना। जैसे एग्जाम से महीना 2 महीना पहले हाँ पूरा टाइम रिवाइज करने में लगाया था। तो कम से कम 12 से 13 घंटे मेरे निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम तो ऐसा होता है कि वो एक युद्ध स्तर की तैयारी होती है, उस समय फिर पता ही नहीं चलता, वे खाया पिया, नींद ली और बाकी सर मैंने तैयारी को कभी घंटों में कन्वर्ट नहीं किया। बस इतना था कि जितना भी टाइम मिले मैं इसमें अपना 100% दूँ, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इसमें जैसे यही चीज़ मैं भी अक्सर यही बताता हूँ जब हम प्लानिंग बना के देते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए कैसे पढ़ें। अब हालांकि स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड है, उसका पहला पेपर है, उसमें 10-12 सब्जेक्ट है, तो हालांकि सबको साथ नहीं चला जा सकता, तो कम से कम 3 या 4 को तो साथ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल हाँ सर। तो इस प्रकार से क्या होता है, मान लो जीके भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, या रीट है तो इसमें 5 सब्जेक्ट है, तो 5 को साथ लेके चला जाए। अभी 2 भाषा हो गई, मनोविज्ञान हो गई, फिर गणित विज्ञान वालों के लिए वो है, नहीं तो फिर सामाजिक का तो वो एक है, तो 4। हाँ, उससे एक सर जो टाइम टेबल, उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम बाध्य हो जाते हैं किसी कार्य करने के लिए कि मेरा अब साइको का टाइम हो गया। हाँ, एक उत्साह रहता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है, इंटरेस्ट रहता है और बाध्य रहता है, टेंशन सी हो जाती है कि यार वो सब्जेक्ट रह नहीं जाएगी। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो अगले गुरुजी आ गए, अगला सब्जेक्ट आ गया, तो बोरियत नहीं होती। एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ें तो फिर पता नहीं चलता कि कितना अपन ने गेन कर लिया, कितना नहीं रहा वो। और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अपन साइकोलॉजी पे अपने को पढ़ रही है, हिंदी भी चल रही है, सारे चल रहे हैं। और मान लो आपने 15 दिन हिंदी नहीं पढ़ी तो फिर ये मन में आता है कि 15 दिन हो गए, भूल गए, और नेचुरल है, भूल भी जाते हैं। एबिंगहास का वक्र एक दिन संजय पाल जी ने लगाया था कि उसमें 8 घंटे बाद हम 25% पे पहुंच जाते हैं। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों का। रिवीजन किस प्रकार से करते थे?
रिवीजन नोट्स की, पहले मैं सर नोट्स की बात करूँ, नोट्स मैंने स्पेशल कोई नोट्स नहीं बनाए। क्यों इतनी चीज़ों को नोट्स बनाने टाइम लग जाता हाँ, है? मैंने बुक्स को बार बार पढ़ा और उसमें मैं साथ में हाईलाइटर रखता था। हाईलाइट, हाँ, तो ये मैं भी हाईलाइट बताता हूँ, मेरे पास 4-5 तो अभी भी पड़े रहते हैं। जी सर, तो बुक्स को मैंने हाईलाइट कर करके और उन्हीं बुक्स को दोबारा से बस फिर से उस बुक्स को लिया और हाईलाइट को रिवीजन कर लिया है ना। हाँ, और नोट्स वगैरह, नोट्स बस इतने बनाए कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कोई टॉपिक है, जैसे साइको में अगर मैंने बाल विकास लिया या कोई बुद्धि का टॉपिक लिया तो जिसमें हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत है, उससे काफ़ी बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी RS मेंस में पूछा गया था। हाँ। और जिन पियाजे का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया किसी रजिस्टर में। मतलब जो कंफ्यूजन लगा या टफ लगा या इंपॉर्टेंट लगा ना, उनको बाकी एक ज़्यादा से ज़्यादा एक रजिस्टर बना होगा, बाकी मैंने बुक्स में हाईलाइट करके रिवाइज किया। बुक्स पढ़ी, फिर और कोई नोट्स वोट्स फिर नहीं पढ़े? और नोट्स वगैरह कुछ फिर मैटर ज़्यादा हो जाता है, फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। कहीं कोई दिक्कत आती तो यूट्यूब से कोई हेल्प लेके वैसे कर लेते। कोई फिर प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस? टेस्ट पेपर सर मैंने ऑनलाइन ही दिए थे और काफ़ी टेस्ट चलते थे उस टाइम, तो लास्ट समय मैंने वो टेस्ट पेपर। OMR में कहीं गलतियां हुई आपके कि 1-2 बोले गलत भर गए? ऐसे ऑफलाइन भी दिए थे मैंने, 2-3 टेस्ट पेपर खरीदे थे ताकि वो कोई गलतियां ना हो। तो वैसे एग्जाम में कोई गलती नहीं हुई है ना। अक्सर 90% विद्यार्थियों के लिए ये होता है कि अब 150 सवाल है तो 1 या 2 बोले तो गलत भर ही आते हैं वो, तो ये भी एक बहुत मायने रखता है। अब 133 से 2 नंबर कम हो जाते हैं, रैंक डाउन हो जाती है, तो मायने रखता है ये चीज़। वैसे सर मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी तो काफ़ी हद तक अच्छी की थी, यानी यही था कि बस सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए। तो पिछला एग्ज़ाम पेपर देख के मैंने तैयारी की, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में मेरे थोड़ा सा क्या हुआ कि और कॉन्फिडेंस के कारण मतलब 5 से 7 क्वेश्चन है वो। अच्छा, अभी भी वो किस में, विज्ञान या वो पर्यावरण के, गणित के, कौन से? नहीं, साइको में थे 2 क्वेश्चन और एक मैथ में था। मतलब वो आपको आ रहे थे पर गलत हो गए? हाँ, नहीं तो अभी 140 पहुंचा। मुझे यूँ लगा कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, तो मैंने ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा। हाँ, ये वो गलतियाँ मैंने जब एग्ज़ाम हॉल से निकला तो मुझे रियलाइज़ हुई, पर फिर ये सोच लिया कि अब आगे जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा। हाँ भाई, आपको सफलता मिल गई तो आज सब कुछ पॉजिटिव है। मान लीजिए अगर आप 1 नंबर से रह जाते तो वो चीज़ें आपको बहुत अखर थी, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें अक्सर हम विद्यार्थियों को भी कहते हैं कि सरल प्रश्न जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, और हम सरल को ही गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि सरल को हम सरल ले लेते हैं और उसको जल्दबाजी में पढ़ के और फटाफट ऑप्शन नहीं ध्यान से नहीं देखते। बड़ा प्रश्न हम थोड़ा सा सीरियस लेंगे, छोटे को हम क्या है सीरियस नहीं लेते, और छोटे को ये कहावत भी है ना कि छोटे को ज़्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसमें जैसे वो सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा तो मैंने तो चलाता ही नहीं, तो इनको भी आपने यूज किया, छोड़ दिया था, क्या रहा इनका? नहीं सर, सोशल मीडिया में मेरे एक तो यूट्यूब, एक टेलीग्राम, 2 ईयर पढ़ाई से जुड़े हुए दोनों। बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन भी मैंने ये रखा साथ में, ऐसा नहीं कि मैं कोई मोबाइल फ़ोन नहीं रखा, ये भी रखा, और बाकी कोई ऐप वगैरह मैंने कोई यूज़ में नहीं लिया। और पढ़ाई से जुड़े हुए थे क्या? और टेस्ट वाले चलते थे, जो कोई संस्कृत के टेस्ट चलते थे तो उनके ऐप काम में लेता था, और बाकी और घर पे रह के पढ़ाई की होगी? हाँ, लाइब्रेरी वगैरह? नहीं, लाइब्रेरी वगैरह घर पे रह के मेरे दोस्त था तो मैंने सरदार कंपनी बना के, हाँ, 2 जने साथ में रहे थे, उसका भी हो गया। उनके कितने बने? 134 मार्क्स। क्या नाम है उनका? छगन लाल नाम। इस चैनल के माध्यम से उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छगन लाल जी है क्या? छगन लाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। 134 देखो, साथ में तैयारी की और बराबर नंबर आए, है ना, बहुत अच्छी बात है ये। जब रीट का ऐसा आया कि रद्द हो रही है तो धड़कनों की क्या स्थिति थी? सर, धड़कनों की तो अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जैसे ये माहौल इतना काफ़ी हो गया था कि रीट रद्द होगी, बहुत निराशा का एक टाइम था। लेकिन निराशा तो देखो होनी है, क्योंकि एक वापस वो टाइम, वो परिस्थितियां वापस आनी बहुत मुश्किल है। उतनी पढ़ाई करनी, उसी चीज़ की पढ़ाई करनी। लेकिन सर मैंने मेहनत की जिस तरीके से, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि हो सकता है 1 साल लेट हो जाए, लेकिन मैं अगला सिलेक्शन ज़रूर लेके रहूँगा। तो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं रहा कि रद्द हो जाएगी तो क्या होगा। और अनुमान लग गया होगा कि 133 लगभग बन रहे हैं इतने, हाँ, कि इसे मिलाने से आइडिया लग गया होगा। हाँ, और कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ सर, क्योंकि हम भी मेरिट का लगाते रहते हैं, तो ऐसे वैसे भी थोड़ी सी मेरिट इसकी ज़्यादा गई थी, क्योंकि थोड़ा पेपर का भी इजी रहना ये कारण हो गया, और साथ ही में एग्ज़ाम भी बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, तैयारी अच्छी हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम आगे से आगे खिसकता गया, तो वो भी कारण था। और भी कोई कारण है तो उसके कारण मतलब अब तो सरकारी सेवा में आ गए हैं तो थोड़े सदे हुए शब्दों में कहना पड़ता है। सही है। देखो, हो सकता है अब क्या रहा हो, गवर्नमेंट ने हालांकि जांच की, पर फिर भी जो कुछ भी रहा हो, जिन्होंने मेहनत की, अब आप एकदम ये मेरे सामने है, अच्छे से मैं जानता हूँ,
बहुत मेहनत की आपने बिल्कुल सर। और आपका सिलेक्शन हुआ। और मेरे ग्रुप में भी सर कम से कम 10 से 15 ऐसे साथी थे जिन्होंने सब ने मेहनत करी। L2 से मेरा एक दोस्त जिसने 132 मार्क्स प्राप्त किए, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरे बराबर मेहनत करी, लेकिन वो हमारे भी थे बहुत सारे विद्यार्थी 140 42 पर वो L2 रद्द हो गई, नहीं तो आज उनका भी यहाँ वो बैठे होते सिलेक्ट। परंतु दूसरी बार देखते हैं अगर इतने बड़े पैमाने पे L2 में मान लो हुई गड़बड़ हुई है तो वो रद्द हुआ तो भी अच्छा हुआ। मान लो हो सकता है 142 पे नहीं आता, बहुत ज़्यादा मेरिट वो भी है, क्या पता, जो भी हुआ अब जो हो गया वो तो सो हो गया। अब आगे की बीतीता ही बिसार दे, आगे की सुर ले। आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 2 बड़ी भर्ती आई हुई है, रीट परी है अभी, उसके बाद में लगभग 45,000 इसमें पोस्ट है। सर वैसे देखा जाए तो अभी ये शिक्षक भर्तियों का सीजन है, देखे चले देखते हो हार है शिक्षक। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, बिल्कुल थर्ड ग्रेड तीनों साथ में आ रही है, तो बहुत अच्छा मौका है। कल ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो लगाया था कि ये जो आगे वाले 7 महीने हैं जी जनवरी तक के, ये अपने करियर को बदल सकते हैं, बहुत निर्णायक है ये, और एक रिदम बना रहेगा ना तो तैयारी होती रहेगी। जी सर। और कुछ आप कोई संदेश देना चाहेंगे? और सर रीट 2022 के जितने भी साथी हैं तो इसमें 2-3 प्रकार के साथी शामिल होंगे। L1 की बात करूँ तो सर एक तो जिन्होंने रीट 2021 दी है और लाइट चली गई है, कोयला ख़त्म हो गया है। हाँ बताइए। तो L1 के साथी जिन्होंने रीट 21 दी है 2021, तो एक तो वो साथी जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और 1-2 अंक से रह गए, तो वो तो शामिल होने हैं। उनको तो तैयारी, वो तो मेन की तैयारी करने लग गए होंगे। और एक वो जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं या एकदम नए फ्रेशर साथी हैं, तो उनको तो यही कहूँगा कि पात्रता परीक्षा का ऑलमोस्ट आपके 45 दिन रहे होंगे, 23-24 जुलाई को है। तो अभी आप इतने समय बहुत अच्छे से आप पात्रता को पास कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर और सिलेबस को ध्यान में रख के करें तो सर ये 1.5 महीने का पर्याप्त समय है। अभी तो ये पात्रता आराम से पास कर सकते हैं। और नए साथी पात्रता पास करने के बाद मेन एग्जाम का जो सिलेबस है, अभी तो बिंदुवार सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मोटा मोटी बता दिया गया है कि 300 अंक का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सर उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके का रहने वाला है, यानी कि 180 अंक यानी 90 क्वेश्चन आपके जीके से रहने वाले, जिसमें RT 2009 भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है और साथ में करंट अफेयर भी है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वो जीके का रहेगा, जिसका आपको मार्गदर्शन सर करते रहेंगे बहुत अच्छे से। इनकी जो RVSC बुक्स की जो जीके के क्लासेज चलती है बहुत शानदार है और ऑथेंटिक है, तो आप उनसे ये कर सकते हैं। और उसके बाद 5 विद्यालय विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इनसे रिलेटेड आपके जो 25 क्वेश्चन आने वाले 50 अंकों के, और इन्हीं 500 विषय के शिक्षण विधियों क्वेश्चन आने वाले, यानी कि 40 अंकों के 20 क्वेश्चन ये आने वाले। और साइको का वेटेज थोड़ा सा कम है, वहाँ 20 अंकों का, यानी 10 क्वेश्चन साइको के आने वाले हैं। और जो सूचना तकनीकी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन यानी 10 अंकों का वो रहने वाला है। बिल्कुल। तो इसका एनालिसिस करें तो आपका जीके का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, जो सर आपको गाइड करते रहेंगे जरूर इस चैनल पर जीके, करंट अफेयर, राजस्थान, क्योंकि मेन एग्जाम में सर सबसे ज़्यादा जीके का ही वेटेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपके 5 विद्यालय विषय हैं जो आपकी पात्रता में वही सेम वहाँ रहने वाले हैं। थोड़ी सी वो इंग्लिश है, जो सेकंड लैंग्वेज अगर जिसकी इंग्लिश नहीं है यहाँ यानी सेंस करता है, उसकी थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी सेम जिसमें हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वो तो EVS में हो गई, और गणित तो पात्रता में है ही, और रही हिंदी तो हिंदी भी पात्रता में है, तो उनकी शिक्षण विधियाँ यहाँ काम आ जाएगी। और साइको आप पात्रता में पढ़ोगे तो वो आपको साइको है जो मेन एग्जाम में काम आ जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है वो कर सकते हैं। और जीके तो जीके भाई मुकेश डागा सर है। धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। हम दुआ करते हैं कि आपका और आप आगे बढ़ें, इस यात्रा को जारी रखें, आपका जल्द ही स्कूल व्याख्याता आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो। और तमाम जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी भी हम कामयाबी की उम्मीद करते हैं। और जो नज़दीक से होंगे उनको यहाँ बुला के इस सीट पे, सुरेंद्र जी वाली सीट पे बिठा के बाकी से भी रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। और सर का मार्गदर्शन मैं हमेशा से लेता रहा हूँ, इनसे मार्गदर्शन मिलता रहे और आगे भी मिलता रहेगा। सर के आशीर्वाद से और भी अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल, गुरु का देखो मार्गदर्शन और आशीर्वाद, ये हमारा कर्तव्य है मार्गदर्शन देना। मिलते रहेंगे आगे। धन्यवाद दोस्तों।